Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. It's Sunday, the day when I explain your requested words. So let's begin. Our first requested word is seek. Seek is a verb and it means to attempt to find or obtain something or to search for a particular goal, answer or solution. देखिए seek को अगर मैं आपको बहुत सादा से लफ्ज में उर्दू में इसका मतलब बताऊँ तो उसका मतलब होता है तलाश करना. वो कोई भी चीज तलाश करना होता है. ठीक है, जैसे कि आपको अगर इल्म की तलाश है तो यू आर सीकिंग नॉलेज. ठीक, आपको अगर किसी कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन की तलाश है, ठीक है, तो यू सीकिंग सोल्यूशन. या आपको किसी से मशवरे की तलाश है, ठीक है, आप उस जुस्तजू में कि आपको कहीं से अच्छा मशवरा मिल जाए, ठीक, तो यू आर सीकिंग सजेशंस और गुड एडवाइस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, या आपको किसी आंसर की तलाश है, यू आर सीकिंग आंसर. ठीक, तो कोई भी चीज जो कि जिसकी आप तलाश में है, जुस्तजू में है, वहां पर ये सीक वर्ड इस्तेमाल होता है. ठीक है, मुझसे जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा इसके सारे मतलब बताइए. एक्चुअली चूंकि ही डिफरेंट जगहों पे सीक नॉलेज, सीक एडवाइस, सीक सोल्यूशन इस तरह करके इस्तेमाल होता है, तो शायद उसको समझ रहे कि इसके शायद मल्टीपल मीनिंग है. इसके मल्टीपल मीनिंग नहीं है, इसका एक ही मतलब है. हाँ, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है. ठीक, तो वहां पे सीख का मतलब क्या, किसी भी चीज की इंसान तलाश में होता है ना, जुस्तजू में होता है, तो उसको सीख कहते हैं. आई एम सीकिंग आंसर, आपने मूवीज में सुना होगा, अक्सर जो इस तरह की मिस्ट्री टाइप की मूवीज होती है वहां पर ये बोला जाता है. क्या मतलब होता है, मुझे इस चीज की ना आंसर की तलाश है, इस चीज के जवाब की. कोई मिस्ट्री होती है ना, वो दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होते हैं, वो मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो क्या है, वो आंसर की तलाश में होते हैं, जवाब की तलाश में होते हैं. ठीक है, एक ही मतलब है इसका, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इस चीज की तलाश, नॉलेज की तलाश, सोल्यूशन की तलाश, एडवाइस की तलाश, किसी भी चीज की इंसान जुस्तजू में हो, तलाश में हो. इसका सेंटेंसेस क्या होंगे, ही ट्रेवल फार एंड वाइड टू सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज बिजनेस. अब यहाँ पर देखें, अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने सीक का वर्ड यूज किया है. मतलब कि वो दुनिया में, मतलब बहुत दूर दूर तक उसने ट्रेवल किया ताकि वो अपने बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को जो है वो तलाश कर सके. ठीक है, उसकी तलाश में उसने दुनिया के में मुख्तलिफ जगहों पर उसने ट्रेवल किया. नेक्स्ट है शी डिसाइडेड टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. देखिए, आपने किसी खास पर्टिकुलर फील्ड में आपने डिसीजन लिया, अपने बिजनेस में डिसीजन लेनी है, या आपने अपने करियर के लिहाज से कोई डिसीजन लेनी है, कोई फैसला लेना है. ठीक है, तो आपको क्या, जो उस जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कामयाब तरीन उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर जिस फील्ड में आपको एडवाइस चाहिए, तो वहां पर उस प्रोफेशनल से जाकर आप बात करते हैं, मिलते हैं. ठीक है, ताकि आप फिर वो जो आपको नसीहत करे उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो डिसीजन ले, अपना फैसला लें. अच्छा, ये सीक एडवाइस जो है ना, ये डॉक्टर से भी होती है. अक्सर उर्दू में हम उसको कहेंगे तो भाई आई एम सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर, मतलब मैं अपने डॉक्टर से जो है ना वो मशवरा ले रहा हूँ. उर्दू में या तो हम राय या मशवरा करके जो है ना इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ना डॉक्टर के लिए, तो एडवाइस वर्ड यूज होता है, सुजेशन कम होता है वर्ड. ठीक है, तो एडवाइस, आई एम सीकिंग एडवाइस फ्रॉम माई डॉक्टर, मतलब मैं अब वहां पर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर को ट्रांसलेट करेंगे तो मैं मशवरा ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कि तलाश में, जुस्तजू में है. ठीक है, लेकिन ये वहां पर भी इस्तेमाल होता है, मतलब इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक ही होता है कि जाहिर बात है आप उस तलाश में ना कि डॉक्टर से आपको सोल्यूशन मिल जाए, कोई प्रॉब्लम है इंसान को, खुदा ना ख्वास्ता, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, और कंसल्ट करके क्या है, तलाश में ही है ना कि भाई मुझे क्या मसला है और इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए. ठीक है, तो ये इस तरह से है. वो चूंकि हमारी अपनी लैंग्वेज में जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसके वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमें लगता है शायद इसका कोई और मतलब है, सीख का कोई और मतलब है. नहीं, सीख का मतलब इसका जो असल मीनिंग है ना वो यही है, किसी चीज की तलाश है, किसी चीज की जुस्तजू. ठीक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वो है जो यर्न. यर्न जो है ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि जब इंसान किसी चीज की बहुत तड़प में होता है, तड़प होती है ना जैसे कहते हैं, उसको यर्न करना कहते हैं. ठीक है, लॉन्गिंग फॉर समथिंग का मतलब भी यही होता है. यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग मतलब कि आपके दिल में उसकी बहुत ज्यादा, उस चीज के लिए आप तड़प रहे हैं, बहुत ख्वाहिश है आपके दिल के अंदर, तो आप वो चीज चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट थिंग. या आप किसी इंसान की लॉन्गिंग फॉर
आप हो सकता है कोई वाइफ कह सकते हैं हम लॉन्गिंग फॉर माई हस्बैंड, मतलब मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद सता रही है, मैं तड़प रही हूँ उसके लिए, होता है ना। अगर हस्बैंड कहीं अब्रॉड है, बहुत दूर है, बहुत देर से बात नहीं हुई है, इस तरह से, ठीक है। तो एक बात है, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो यर्न का मतलब भी यही होता है, किसी चीज के लिए तड़पना। वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई ख्वाहिश हो सकती है, वो कोई चीज हो सकती है। जैसे कि ये सेंटेंस है, द मदर इज यर्निंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड। खुदा न खास्ता किसी माँ का बच्चा खो जाए तो क्या उस माँ की क्या हालत होती है, तो वो क्या होती है, वो यर्न कर रही होती है, वो तड़प रही होती है अपने बच्चे के लिए, ठीक। अच्छा, इसी तरह से शी यर्न टू रिकनेक्ट विद हर फैमिली, मतलब हो सकता है कि उसकी फैमिली जो है वो उससे दूर है, कोई भी वजह है, किसी भी वजह से फासले हैं, डिस्टेंसेस आ गए हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक। तो वो क्या करी, वो शी यर्नड, मतलब वो तड़पी, टू रिकनेक्ट विद हर फैमिली, कि वो दोबारा से अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट कर सके, दोबारा से ताल्लुक को बहाल कर सके अपनी फैमिली के साथ। किसी भी वजह से हो सकता है ताल्लुक टूट गया है बहुत अरसे से, ठीक है। तो यर्न का मतलब होता है आप किसी चीज के लिए तड़प रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा ख्वाहिश है उस चीज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हुआ जी इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी नाउन है और इसका मतलब ये होता है द ग्रेट और एक्सट्रीम स्केल, सीरियसनेस और एक्सटेंट ऑफ समथिंग परसीव्ड एज बैड और मॉरली रॉन्ग। देखिए, इनॉर्मिटी हम यूज करते हैं जो कोई चीज बहुत बुरी हुई हो, ठीक है। एक तो ये जहन में रख लीजिएगा, मॉरली कोई चीज बहुत बुरी हुई है, ठीक है। अब जब आपने कोई वाकया हुआ जो बहुत बुरा हुआ और उसकी आपने एक्सटेंट बतानी है, तो वहां पर उस इनॉर्मिटी वर्ड बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहें संगीनी। इस वाक्य की संगीनी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक। तो उस वक्त कहा जा सकता है कि यू कैंट कंप्रीहेंड द इनॉर्मिटी ऑफ दिस इंसिडेंट, ठीक है, कि आप उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, आप उसको सोच भी नहीं सकते। इनॉर्मिटी मतलब उसकी संगीनी को, कि वो कितनी संगीन, मतलब कितना बुरा वाकया था। इसको अगर मैं बहुत आसान उर्दू में आपको बताऊंगी, कितना ही बुरा वाकया था। मतलब होता है ना, समटाइम्स हम न्यूज में सुनते हैं कुछ इस तरह का वाकया हो जाए कहीं पर, तो वहां पर कहते हैं ना कि इस वाकये की संगीनी, मतलब कितना बुरा वो था, वो कहने का मकसद होता है। जैसे कि द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम शॉक द एंटायर नेशन। कोई ऐसा क्राइम हुआ है, समटाइम्स होता है, अब हम लोग सुनते हैं न्यूज में, कोई ऐसा क्राइम हुआ था, जुर्म हुआ था जो बहुत ही संगीन किस्म का होता है, और पूरी जो कौम होती है, नेशन होती है, वो उस वक्त शॉक में चली जाती है कि भाई ये, मतलब कोई इस हद तक भी कैसे गिर सकता है, होता है ना। तो वहां पर है वो क्राइम की इनॉर्मिटी, मतलब कि उस जुर्म की संगीनी, कि वो कितना बड़ा और कितना घटिया जुर्म था, ठीक है। इसी तरह से द इनॉर्मिटी ऑफ द करप्शन स्कैंडल लेफ्ट द पब्लिक इन डिसबिलीफ, कि इतना बड़ा करप्शन का कोई स्कैंडल हुआ जहां पर अरबों रुपए, पता नहीं खरबों रुपए जो है ना, कुछ लोग खा के, और वो अगर पब्लिक के सामने आ जाए तो पब्लिक को क्या होता है, वो डिसबिलीफ में चली जाती है, वो उसको यकीन नहीं आता है कि भाई इतना हमारे मुल्क में करप्शन हो रही है, ठीक है। तो करप्शन की इनॉर्मिटी मतलब संगीनी, उसकी संगीनी, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी जिल्ज। जिल्ज जो है ना, ये स्लैंग है, एक तो ये जहन में रख लीजिएगा। नाउन है, वैसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल, आप जो इंग्लिश है वहां पर इस्तेमाल, अगर आप आइल्स वगैरह या किसी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए मतलब प्रिपेयर होने के लिए तैयारी करें, वहां पे आपको वोकैबुलरी की जरूरत है, इसको मत यूज कीजिएगा, ठीक है। आप इसको कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर। जिल्च का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई चीज कहनी है, ये तो जीरो है, या ये चीज नथिंग है, ठीक है। रिजल्ट इज जीरो, जब हम कहते हैं रिजल्ट इज जिल्च, वहां पे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज को सिफर कहना है या नथिंग कहना है, मतलब कुछ भी नहीं हासिल हुआ, वहां पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है जिल्च, लेकिन स्लैंग है ये। अच्छा, आई वर्कड ऑल डे बट आई गॉट जिल्च फॉर माई एफर्ट्स। मैंने सारा दिन काम किया और मुझे मेरी जो एफर्ट्स थी उसके बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। तो नथिंग के लिए आई गॉट जिल्च मतलब आई गॉट नथिंग फॉर माई एफर्ट्स, ठीक है। तो जिल्च नथिंग के लिए वर्ड यूज हुआ है। इसी तरह से डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क हिज चांसेस ऑफ विनिंग वर जिल्च, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके जो जीतने के चांसेस हैं वो जीरो है, कोई चांस नहीं है उसके जीतने का, और वो कोई भी वजह हो सकती है, रीजन हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर कह रहे हैं कि जिल्च नथिंग के लिए और जीरो के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी विस्टफुलनेस। बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। विस्टफुलनेस क्या होता है, देखें इसको गौर से पढ़े। अगर मैं आपको ये कहूँ ना, सिंपल सा, हसरत जिसको कहते हैं, मतलब पास्ट में कोई चीज थी,
आप उसको हासिल नहीं कर सके, अब आप बैठे उस चीज के लिए हसरत कर रहे हैं, काश मेरी मुझे वो चीज मिल जाती। अब आपको मालूम है प्रेजेंट में कि वो चीज अब आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है, तो फिर वो हसरत होती है ना इंसान को। जैसे अक्सर हम अपने पास्ट के कुछ डिसीजंस होते हैं, उसके बारे में बैठ के हसरत करते हैं, अरे तब मैंने ये कर लिया होता ना तो बड़ा ही बेस्ट होता मेरे लिए। ये आपकी विस्टफुलनेस है, ठीक है। इसी तरह से होता है ना, अरे फलां जगह पे इन्वेस्ट कर दिया होता ना तो आज मेरे पास इतने पैसे होते, देखो ना वो ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल जा रही, होता है ना इस तरह की चीजें अक्सर लोग बोलते हैं। मतलब पास्ट में कोई ऐसी चीज जो अब प्रेजेंट में आपको नहीं मिल सकती है, आप उसके बारे में प्रेजेंट में बैठ के सोच रहे हैं और हसरत कर रहे हैं, वो आपकी विस्टफुलनेस है, ठीक। अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा ही गेज्ड आउट द विंडो विद विस्टफुलनेस रिमेम्बरिंग द गुड टाइम्स दे हैड शेयर्ड। होता है ना अक्सर पुराने दोस्त इकट्ठे हो और फिर उस जगह पे जहां पर कभी बचपन में या जवानी में टाइम गुजारा हुआ हो, अच्छा टाइम, तो फिर उस जगह को याद करके तो क्या होते हैं, आप उस जगह को देखते हैं विस्टफुलनेस के। तो जब खिड़की से बाहर देखा और उसने अपने पुराने दिन याद किए, जो वो मेमोरीज याद की, जो गुड डे गुड टाइम, जो अच्छा वक्त गुजारा था, जो उन्होंने एक साथ शेयर किया था, उसको उसने याद किया। तो विस्टफुलनेस के साथ उसने देखा बाहर खिड़की में से, मतलब हसरत के साथ देखा उस जगह को, स्पॉट को देख के कि भी यहाँ पर हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, ठीक। अब जाहिर बात है गया वक्त तो वापस नहीं आता ना। इसी तरह से द ओल्ड फोटोग्राफ्स फिल्ड हर विद अ डीप सेंस ऑफ विशफुलनेस फॉर द पास्ट। पुरानी तस्वीरें देख के भी हमारे दिल में यही हसरतें आती है ना, एक फीलिंग ऑफ विस्टफुलनेस हमारे हमारे अंदर जब वो जागती है कि भाई पुराना टाइम था, कितना अच्छा टाइम था, कितना अच्छा वक्त गुजारा साथ में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक डीप सेंस ऑफ विस्टफुलनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सब टोटल। किसी ने मेरे से पूछा है, आप लोग अजीब अजीब चीजें मेरे से पूछते हैं सच्ची में। सब टोटल, अक्सर मैं देखती हूँ मुझसे साइंस से रिलेटेड वर्ड्स पूछ रहे होते हैं, जो जो मतलब प्योरली साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, या जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड, और पता नहीं क्या क्या आप लोग पूछते हो। अच्छा चलो, नाउन, ये नाउन है, और सब टोटल हम किसको कहते हैं? सब टोटल हम कहते हैं जब हमने कहीं पे शॉपिंग के लिए गए, तो उस वक्त जो हमारा टोटल बिल बनता है ना, टैक्सेस वगैरह अगर उसमें अप्लाइड ना हो या एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस, जैसे आप किसी होटल में रहने गए हैं, ठीक है, अभी टैक्सेस वगैरह निकाल के, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उनको निकाल के जो उस वक्त आपका बिल बन रहा होता है ना, वो सब टोटल कहलाता है। फिर सब टोटल के अंदर जो है वो टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं, जो भी इस जगह के, कहीं पे आपने खाना खाया है, किसी होटल में आपने स्टे किया है, किसी बड़े मॉल में आपने शॉपिंग की है, कुछ भी ऐसे आपने सर्विसेज ली हैं, तो वहां का जो आपका बिल बनता है ना, जो सिर्फ उन सर्विसेज का बनता है या जो भी आपने खरीदारी की है उसका बनता है बिल, वो सब टोटल कहलाता है। फिर उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड होते हैं बाद में, टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं, जो भी उन्होंने हिडन चार्जेस और जो भी उन्होंने बाद में रखने होते हैं, ठीक है, सेल्स टैक्स और फ्लां टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स, जो भी ये चीजें उन्होंने करनी होती है वो बाद में ऐड करते हैं। तो सब टोटल आपकी एक्चुअल परचेजिंग अमाउंट होती है, जो अगर मैं इसको सिंपली कहूँ तो, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द आइटम्स इन माई शॉपिंग कार्ट, द सब टोटल केम टू 30,000 रुपीज बिफोर टैक्स। मतलब आपने शॉपिंग की, 30,000 की शॉपिंग की, और अब 30,000 के ऊपर टैक्स बाद में ऐड होगा, ठीक है, तो वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो सब टोटल सिर्फ हो गया जितनी आपने शॉपिंग की है, ठीक है, उसका है ये। द फाइनल प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय एडिंग सेल्स टैक्स टू द सब टोटल। फाइनल प्राइस कैसे डिटरमिन होगी? जो आपका सब टोटल है उसमें सेल्स टैक्स लगेगा, फिर आपकी जो ना फाइनल प्राइस जो है वो मतलब कैलकुलेट होगी और वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक जी। हो गया जी, समझ में आ गया जी। चलें जी, नेक्स्ट आपने कुछ, आप चाहते हैं मैं आपको कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करूं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट जो लेसन में मैं ऐड कर दूंगी। कोशिश किया कीजिए कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स होते हैं वो पूछ लिया करें मेरे से, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।